आज हम देखेंगे आईयूपीएससी नाम जो हम कल पढ़ रहे थे उसके आगे एक स्टेप आगे सेतु बहुबंधी लिगेंडों का नामकरण। क्या मतलब है इसका? वास्तव में कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो दो संकुलों को जोड़ने का काम करते हैं, बीच में पाए जाते हैं। एक से इधर से एक धातु से जुड़ा है, इधर से दूसरे धातु से जुड़ा है। उनको कहेंगे हम सेतु बंधी लिगेंड या सेतु बहुकेंद्रीय संकुल में सेतु लिगेंड। ठीक है ना। इनके नाम को हम म्यू से दर्शाते हैं। म्यू उपसर्ग लगाएंगे। मैं उदाहरण बताता हूं आपको तो बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास एक संकुल है, और इन दोनों क्रोमियम धातु को एक OH समूह से जोड़ा जा रहा है। तो OH सेतु बंधी हुआ। और नोटिस करें कि NH3 5 Cr या CrNH3 5 इधर भी सेम समूह है, इधर भी सेम है। तो हम सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे म्यू हाइड्रोक्सो फिर बिस। बिस इसलिए क्योंकि एक जैसे ग्रुप दो बार हैं और एक का नाम लिख देंगे पेंटाएमीन क्रोमियम। ऑक्सीकरण संख्या जो भी आप यहां निकालना चाहें, यहां Cl5 है, क्रोमियम तो क्रोमियम 3 क्लोराइड। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका नाम लिख सकते हैं। क्या नाम में चेंज आया? एक साइड का नाम लिखेंगे पेंटाएमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। उसमें एक OH ग्रुप है। अच्छा, ऐसे दो ग्रुप हैं इसलिए बिस लगा दिया, और OH एक्स्ट्रा है ऊपर लगा हुआ है तो म्यू हाइड्रोक्स लगा दिया। बस इतना सा चेंज है। नेक्स्ट एक और उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। देखिए ये दो इकाइयां हो गई एक जैसे, तो बिस लगा के किसी एक का नाम लिख देंगे। एक तरफ मान लो NH2 है एमिडो, और एक तरफ OH है हाइड्रोक्सो। ठीक। तो इसका नाम क्या होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। पहला काम तो हमको क्या करना चाहिए? बिस लगा के इसका नाम लिख देना चाहिए। इस ब्रैकेट के बाहर भी 4+ है। ठीक है। तो ऐसा हम लिखेंगे बिस किसी एक का नाम टेट्राएमीन कोबाल्ट। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे 3 निकलेगा, और ब्रैकेट बंद। अब दो समूह सेतु बना रहे हैं, एक है एमिडो और एक है हाइड्रोक्सी। ए से शुरू होता है, H से। तो पहले म्यू एमिडो म्यू हाइड्रोक्सो बिस टेट्राएमीन कोबाल्ट 3, आखिरी में आयन क्योंकि आवेशित है। तो नामकरण में सिर्फ इनको कैसे लिखना है वही विशेष है, बाकी सब एक जैसा है। आपको कोई भी दो तीन नाम देके आईयूपीएससी नाम पूछ सकता है। स्क्रीनशॉट ले ले ताकि दिक्कत ना हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे समावयवता। समावयवता का मतलब होता है
ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अब इस भिन्नता के दो कारण हो सकते हैं। एक, संरचना अलग अलग है, तो उसको हम कहेंगे संरचनात्मक समावयवता। और त्रिविम में विन्यास अलग है, संरचना सेम है, तो त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता के मूल चार पांच प्रकार यहां हैं। आयनन समावयवता पहला है आपका, आयनन समावयवता। दूसरा है उपसह संयोजन समावयवता। तीसरा है आपका हाइड्रेट समावयवता। चौथा है बहुलीकरण समावयवता। फिर लवण समावयवता और लिगेंड समावयवता। लवण समावयवता और छठवां है लिगेंड समावयवता। इनको हम अभी अलग अलग पढ़ेंगे। त्रिविम समावयवता के दो प्रकार दिए गए हैं यहां, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। तो ये प्रकार को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हम संरचनात्मक समावयवता से शुरू करें। जब दो ऐसे अणु या दो से अधिक ऐसे अणु जिनके अणुसूत्र तो एक जैसे हैं लेकिन उनमें बंधों की व्यवस्था या संरचना अलग अलग है और इस कारण इनके गुणों में अंतर उत्पन्न होता है, तो ये संरचनात्मक समावयवी कहलाएंगे। जिसमें पहला उदाहरण हम ले रहे हैं आयनन समावयवता। मैं उदाहरण से समझा देता हूं आपको, बहुत सरल है। आप नोटिस करें कि ये दोनों अणु में एक कोबाल्ट है, पांच अमोनिया है, एक ब्रोमीन है, एक सल्फेट है, दोनों में सेम है, तो अणु सूत्र सेम है। आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता, अणु सूत्र सेम है। लेकिन अगर हम इनको पानी में घोलें तो ये हमको सल्फेट आयन देता है और ये हमको ब्रोमाइड आयन देता है। यानी ऐसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान है लेकिन जल में घोले जाने पर जो अलग अलग आयन उत्पन्न करते हैं, आयनन समावयवी कहलाते हैं। दूसरा दूसरा है आपका उपसहसंयोजक समावयव। ये समावयवता तब दिखाई जाती है, तब देखने को मिलती है जब किसी संकुल का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों भाग अपने आप में संकुल हो। मतलब CONH3 6 CrCN6 ये मिलके एक संकुल है जिसमें कोबाल्ट अमोनिया के साथ जुड़ा हुआ है और धनात्मक स्पीसीज या धनात्मक हिस्से का निर्माण करता है। क्रोमियम साइनाइड के साथ जुड़ा हुआ है और ऋणात्मक हिस्से का निर्माण करता है। तो पहले यौगिक में ये है। दूसरे यौगिक में हम लिख सकते हैं
तो आप देखो कि पहले कोबाल्ट का संकुल धनात्मक पार्ट में था, दूसरे यौगिक में कोबाल्ट का संकुल ऋणात्मक हिस्से में चला गया। हुआ ये कि जो लिगेंड पहले कोबाल्ट को घेर के रखे थे वो क्रोमियम के पास चले गए, और जो क्रोमियम को घेर के रखे थे वो कोबाल्ट के पास आ गए। तो इस तरह से उपसह संयोजक लिगेंडों के परिवर्तन से जो समावयवता उत्पन्न होगी वो कहलाएगी उपसह संयोजक समावयवता। तीसरा, बहुलीकरण समावयवता। इसको कई लोग समावयवता नहीं मानते क्योंकि इसमें अवयवी कण समान नहीं होते, पर फिर भी जैसे मान लो डाइअमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम, इसमें एक प्लेटिनम, दो अमोनिया, दो क्लोरीन है। अब इसी का एक और संकुल ले लो, टेट्रामीन प्लेटिनम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट। टेट्रामीन प्लेटिनम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट। अब यहां टोटल दो प्लेटिनम है, चार अमोनिया है, चार क्लोरीन है, जस्ट डबल हो गया। तो ऐसे समावयवी जिनमें एक यौगिक दूसरे यौगिक का बहुलक हो, दूसरे यौगिक से उसके कणों की संख्या जस्ट डबल ट्रिपल हो, तो इस तरह की समावयवता को हम बहुलीकरण समावयवता कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं हाइड्रेट समावयवता। मान लीजिए आपके पास CrCl3.6H2O है, यह अणु सूत्र है। हम इस अणु सूत्र से एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसमें सारे जल के अणु उपसह संयोजन मंडल के अंदर हैं और सारे क्लोरीन बाहर हैं। एक दूसरा, हमने क्या किया, 5 जल के अणुओं को अंदर, एक क्लोरीन अंदर, दो क्लोरीन बाहर और एक जल का अणु बाहर। तीसरे में Cr2H2O के अणु बाहर कर देंगे। तो तीनों का अणु सूत्र एक जैसा है, लेकिन तीनों में अंतर यह है कि जल का अणु अंदर और बाहर अलग अलग संख्या में दिख रहा है। किसी में सारा जल का अणु अंदर है, किसी में 4 अंदर 2 बाहर, किसी में 5 अंदर 1 बाहर है। तो जल के अणुओं का इस तरह से उपसह संयोजन मंडल के भीतर और बाहर अलग अलग संख्या में दिखाई देने से उत्पन्न समावयवता हाइड्रेट समावयवता कहलाती है। पांचवा, लवण या लिंकेज आइसोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक उदाहरण लेते हैं हम। पेंटाएमीन नाइट्रो कोबाल्ट 3 आयन, यहां कोबाल्ट से NO2 का नाइट्रोजन बंध बनाता है, जबकि एक दूसरा यौगिक इसी तरीके का ले लो, इस यौगिक में NO2 समूह का ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बंध कोबाल्ट से बंध बना रहा है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि दोनों ही यौगिकों में एक उभयदंती लिगेंड उपस्थित है। मैंने बताया था उभयदंती लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु होते हैं, लेकिन एक बार में वो किसी एक से बंध बनाता है। तो उभयदंती लिगेंड पहले संकुल में किसी एक परमाणु के साथ धातु से जुड़ता है
और दूसरे संकुल में दूसरे परमाणु से धातु के साथ जुड़ता है। तो इससे क्या हो गया, बंध की प्रकृति बदल गई। पहले वाले में कोबाल्ट नाइट्रोजन से जुड़ रहा है तो अलग टाइप का बंध बनेगा, दूसरे वाले में कोबाल्ट नाइट्रो समूह के ही ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, नाइट्रोजन से नहीं, तो अलग टाइप का बंध। ये समावयवता कहलाती है लिंकेज समावयवता। इसके बाद बारी आती है लिगेंड समावयवता। इसको कई लोग उपसह संयोजक समावयवता के अंतर्गत नहीं गिनते, पर बुरा नहीं है। लिगेंड समावयवता में क्या होता है, मान लो एक संकुल में हमारे पास लिगेंड के रूप में CH2 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 NH2 है। डाइएमीन प्रोपेन 1,3 डाइएमीन प्रोपेन लिगेंड की तरह है। दूसरे में 1,2 डाइएमीन प्रोपेन है, यानी ये है 1,3 डाइएमीन प्रोपेन, और दूसरे संकुल में लिगेंड के रूप में 1,2 डाइएमीन प्रोपेन हो जाए। तो इस तरह के संकुलों में लिगेंड में ही समावयवता प्राप्त होती है। अगर लिगेंड के दो अलग अलग समावयवी रूप हमारे संकुलों से जुड़े हों तो हम कहेंगे लिगेंड समावयवता। अब आइए ज्यामिति समावयवता के बारे में बात करते हैं। ज्यामिति समावयवता तब उत्पन्न होती है जब समूहों की स्थिति एक दूसरे के सापेक्ष निश्चित हो, और ऐसा चतुष्फलकी में नहीं होता। ऐसा हम केवल किस में बात करेंगे, वर्ग समतली और अष्टफलकी। तो पहली बात, ज्यामिति समावयवता का लेना देना केवल किससे है, वर्ग समतली और अष्टफलकी से। तो पहले हम वर्ग समतली में देखेंगे। मान लीजिए एक वर्ग समतली संकुल है डाइएमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम। तो इसके दो रूप आप देख सकते हैं, दोनों अमोनिया लगातार हो, दोनों क्लोरीन लगातार एक तरफ हो, या दोनों अमोनिया लगातार ना हो और दोनों क्लोरीन भी ना हो। तो जब एक जैसे समूह एक ही तल में एक ही दिशा में हो, या दोनों एक जैसे समूहों के बीच 90 अंश का बंध कोण बन रहा हो, तो इस तरह की समावयवता सिस ज्यामितीय समावयवता कहलाएगी। तो नाम लिखते समय हम लिखेंगे सिस डाइएमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम, और अगर 180 डिग्री का कोण बन रहा है दो एक जैसे समूहों के बीच तो ये कहलाएगा ट्रांस समावयवता। ये तो वर्ग समतली में आसान है। आइए देखते हैं अष्टफलकी में क्या होता है। अष्टफलकी में जैसे मान लीजिए CO NH3 4Cl2 टेट्राएमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम। याद रखिए सिस और ट्रांस की पहचान उस लिगेंड से की जाती है जो 2 की संख्या में उपस्थित है। 3 की संख्या में उपस्थित है नहीं पहचान कराएगा, 4 के में है नहीं कराएगा, 1 है तो भी नहीं पता चलेगा।
जो 2 की संख्या में है, तो यहां अमोनिया 4 की संख्या में है और क्लोरीन 2। तो पता किससे चलेगा? क्लोरीन से पता चलेगा। कैसे? चारों अमोनिया एक तल पे हो और दोनों क्लोरीन के बीच 180 डिग्री का कोण हो, तो ये ट्रांस कहलाएगा रूप। आप यहां यहां भी क्लोरीन लग सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? 180 डिग्री का कोण अगर दोनों क्लोरीन के बीच बना तो वो ट्रांस रूप है। जबकि एक क्लोरीन ऊपर या नीचे हो और दूसरा उस वर्ग के किसी भी स्थान पे हो, तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसलिए वो क्या होगा आपका? सिस रूप। ठीक है? तो ये हो गया आपका टेट्राएमीन ट्रांस डाइक्लोरो कोबाल्ट, और वो हो गया आपका टेट्राएमीन सिस डाइक्लोरो कोबाल्ट। तो सिस और ट्रांस का प्रयोग उस लिगेंड के सामने करें जिससे आपने इसको पहचाना है। तो यहां पहचानकारी लिगेंड जो है वो कौन है? क्लोरीन। अमोनिया नहीं हो सकता। ठीक। इसी में समावयवता का एक और रूप भी बताया है जो कम जगह देखने को आपको मिलेगा। मैं बता दे रहा हूं आपको। अब देखो, 2 वाला है तो ठीक, मान लो कि 3 वाला हो, तब हम सिस और ट्रांस नाम नहीं देंगे। लेकिन तब इसकी व्यवस्था के सिर्फ 2 ही रूप हैं। और किसी तरीके से आप व्यवस्थित कर पाओ तो मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है ना? मेरे हिसाब से इसमें सिर्फ 2 व्यवस्था संभव है। एक, हम 3 क्लोरीन को कुछ ऐसा अरेंज कर दें और 3 अमोनिया कुछ ऐसा अरेंज कर दें। तो आप देखो कि एक जैसे समूह सिस 90 डिग्रीज पे है ना? क्लोरीन को देखो तो ये क्लोरीन इसके साथ 90 डिग्री पे है, इसके साथ भी 90 डिग्री पे है, ये भी इसके साथ 90 पे है, अमोनिया भी सबके साथ 90 पे है। तो ये कहलाता है फेशियोनल। FEC, फेक। जबकि दूसरी व्यवस्था में आप दोनों क्लोरीन को अपोजिट कर दो, एक को कहीं पे लगा दो, 2 अमोनिया, तीनों अमोनिया ऐसे लगा दो, तो आप नोटिस करोगे कि कम से कम एक ऐसा संकुल, मतलब एक लिगेंड, समान लिगेंडों में 2 ऐसे लिगेंड होंगे जिनके बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, और कोई तरीका नहीं। ठीक है? यानी एक ना एक ऐसा बनाएगा कि ये मेरिडियन, मेरिडियन यानी कि बीचों बीच पार होती हुई रेखा से एक दूसरे, एक जैसे लिगेंड जुड़े होंगे। तो इसीलिए इसको मर डायोनल के नाम से जाना जाता है, या MER भी लिखते हैं, मेरिडियनल। ठीक है? क्लियर है ये? तो ये आपका समावयवता हो गई, ज्यामितीय समावयवता। अब आते हैं प्रकाशिक समावयवता पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। हम्म। प्रकाशिक समावयवता तब प्रदर्शित होगी जब हमारे अणु में किरैलता होगी। किरैलता का मतलब हमारे अणु का दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे को अध्यारोपित ना करे। ऐसे होने के 2 पॉसिबिलिटीज।
पहला, सभी लिगेंड भिन्न हो, सब छयों के छयों लिगेंड अलग अलग हैं, तो स्वाभाविक तौर पे आपको प्रकाशिक समावयवता देखने को मिलेगी। जैसे यहीं से उदाहरण ले रहा हूं मैं आपका। पी वाई NO2 है नेक्स्ट के, ये लो, इसमें छह लिगेंड अलग है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब भी क्या होगा, जो ऊपर नीचे है वो तो ऊपर नीचे ही रहेंगे, लेकिन जो लेफ्ट में है वो राइट में आ जाएगा, और जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा। तो दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे को प्रकाश वो नहीं करेंगे, अध्यारोपित नहीं करेंगे, इसलिए इसमें से एक आपका डी या प्लस और दूसरा एल या माइनस, यानी एक दक्षिणावर्ती होगा और एक वामावर्ती होगा। दूसरा, पहला तो यही हो सकता है कि सभी लिगेंड क्या हो, भिन्न हो। दूसरी संभावना है कीलेट संकुल हो, दूसरी संभावना है कि वो एक कीलेट संकुल हो। जैसे आप नोटिस करें, अच्छा एक कीलेट होने पे भी बात बन जाती है ना, ऐसा नहीं परेशान होंगे कि तीन कीलेट लेना ही जरूरी है, नहीं, एक कीलेट होगा तो भी बन जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल में हम क्यों ऐसा रिस्क लें, तीन कीलेट वाला लेते हैं। देखिए ऑक्सलेट, आप देखें ये एक दूसरे को अध्यारोपित बिल्कुल नहीं करेंगे, अध्यारोपित बिल्कुल नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पे एक डी आइसोमर होगा और एक एल आइसोमर होगा। यह है आपका प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा काफी सारा पोर्शन कंप्लीट होता है। आगे हम देखेंगे संयोजकता बंध सिद्धांत, कुछ संकरण, और उम्मीद है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक, अच्छी तरह ध्यान देके पढ़िए।